राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी में आज जिस लेख को लेंगे, उस लेख के तहत मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कुछ प्रश्नों को उठाया जाना बेहद जरूरी है, जो मुझे पर्सनल तौर पर बहुत उद्वेलित करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बतौर श्रोता जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे तो आप भी उद्वेलित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आखिर वे कौन से बिंदु हैं जिन्हें मैं डिस्कस करना चाहती हूं इस लेख के दौरान। तो इस लेख में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें मथना मुझे बेहद जरूरी लगता है। तो चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के लेख का विषय है खेतीहर मजदूर। लेकिन इससे पहले काफी सारा कुछ वे लिख चुके हैं। जमींदारी नहीं चाहिए, अछूतों को क्या चाहिए, किसानों सावधान, इस तरह के लेख वे लिख चुके हैं। और अब वे खेतीहर मजदूरों को लेकर लिख रहे हैं। तो आखिर उसमें वे क्या लिख रहे हैं, ये हम फटाफट जान लेते हैं। जब से किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा है, तब से जमींदार श्रेणी किसानों की शक्ति को कमजोर करने के बारे में विचार करने के लिए मजबूर हुई है। विशेषकर पिछले चुनाव के बाद, जब उन्होंने देख लिया कि हुकूमत उनके हाथ से जा रही है, जिसकी नींव किसानों पर है, तब से उन्हें और भी चिंता हो गई है। तो यहां पर हर लेख में वे स्पष्ट तौर पर जमींदारों को दोष देते हुए नजर आते हैं, जबकि इन जमींदारों को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस को, उस समय की हिसाब से जो कांग्रेस थी जिसमें सभी दल शामिल थे, को वे क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि पिछले लेख अछूतों को क्या चाहिए, उसमें वे गांधी को एकदम क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि खेतीहर मजदूर जो ज्यादातर दलित हैं, अछूत हैं, उनके अभ्युत्थान के लिए गांधी से पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं। जबकि ये लेख 1944 के आसपास या 1940 के दशक में लिखा गया है, और उस समय तक ऐसी बहुत सारी बातें सामने स्पष्ट तौर पर आ गई थी कि गांधी क्या चाहते हैं और उनकी विचारधारा कितनी दूषित है। और अछूतों के नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर पूरे उभर चुके थे। लेकिन यहां पर लगता है कि राहुल सांकृत्यायन जी उन्हें भी क्लीन चिट देने से बिल्कुल साफ तौर पे मना कर देते हैं, बल्कि आक्षेप लगाते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए ताकि ये लोग वैमनस्य ना फैला सकें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं रखना चाहती थी। और उन सबसे बढ़कर भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में एक खास लेख था, राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा, जो 1931 में ही उनकी मृत्युपरांत काट छांट के साथ 2 अखबारों में छपा था। और वे 2 अखबार कौन से थे? लाहौर का पीपल्स, जिसमें कि 29 जुलाई 1931 में काट छांट के साथ ही छपा था, और दूसरा था इलाहाबाद का अभ्युदय अखबार। 8 मई 1931 में उनका ये लेख के राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा काट छांट के साथ दोनों जगह छपा था, जिसमें वे स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के ऊपर आक्षेप करते हैं। और मैं मानने को तैयार नहीं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने उन लेखों को पढ़ा ना हो। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु, मई 1931 के द टाइम्स से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, जो गांधी ने कहा था और जो उनकी विचारधारा को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने रखता है, जिसमें वे कहते हैं कि मजदूरों के साथ साठगांठ नहीं करनी चाहिए, कारखानों के सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक है। और भगत सिंह कहते हैं कि 1920 का जो मजदूर आंदोलन था और 1922 का जो बारदोली सत्याग्रह था, दोनों में ही गांधी के अनुभव मजदूर और किसानों के साथ बेहद खट्टे थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि विदेशी हुकूमत से ही नहीं, वरन देशी जमींदारों से भी इन लोगों को छुटकारा चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल सांकृत्यायन जी का जो ध्यान है वो इन लेखों की तरफ गया ही ना हो, या गांधी के जो वक्तव्य हैं जो अखबारों में छप रहे हैं उनकी तरफ गया ही ना हो। तो यहां पर बेहद हिचकिचाहट हो रही है मुझे कहते हुए, बट कास्ट मैटर्स, ऐसा ही लग रहा है मुझे कि जाति जो है वो अहमियत रखती है। चलिए लेख को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से इस बात का स्पष्टीकरण जरूर चाहूंगी। ये प्रश्न, ये बिंदु मुझे उद्वेलित कर रहे हैं, क्या ये आपको भी कर रहे हैं?
भेद नीति सबसे जबरदस्त और आसान नीति है। इसी के आधार पर जमींदारों ने खेतीहर मजदूर आंदोलन को वैसे ही उठाना चाहा जैसे कि पिछले चुनाव में उन्होंने त्रिवेणी संघ को सलाह और सबसे बढ़कर रुपयों की मदद दी थी। वहां तो वे नाकामयाब रहे, लेकिन अब उनकी शक्ति भीतर ही भीतर खेतीहर मजदूर दल को खड़ा करने में लग रही है। जमींदारों ने इसके लिए कुछ रुपया खर्च किया और अभी वे खर्च करेंगे। अभी इसी वक्त खेतीहर मजदूर दल की 2 पार्टियां बन चुकी हैं। मेरा तो उस दिन माथा ठनका था जब मैंने देखा कि जमींदारों ने रुपया लेकर चुनाव में उन्हें वोट दिलाने के लिए निकले हुए 2 सज्जन अब खेतीहर मजदूर दल का झंडा उठा रहे हैं। मतलब जो अब तक भूमिहारों के लिए प्रचार कर रहे थे, अब खेतीहर मजदूरों की तरफ से सरमाएदारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि खेतीहर मजदूर को कष्ट नहीं है, उनकी शिकायतें झूठी हैं, उनका अपमान का जीवन नहीं बिताना पड़ रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमारे कार्य में सफलता कैसे मिलेगी। जमींदार किसानों के ही स्वार्थ के विरोधी नहीं है, खेतीहर मजदूरों के लिए भी वे वैसे ही हैं। खेतीहर मजदूर अगर मजदूर रखना चाहते हैं तो उनकी वेतन वृद्धि तभी संभव है जब किसानों की आमदनी बढ़े। यदि वे किसान बनना चाहते हैं तो देखना होगा कि उनके लिए जमीन कहां से आएगी। जिन किसानों के पास स्वयं 2 बीघे 4 बीघे जमीन है, निश्चय ही वे उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है, फिर वे खेतीहर मजदूरों को क्या देंगे। मैं तो समझता हूं किसानों की भी आर्थिक अवस्था सिर्फ जमींदारी हटा देने से पूरी तौर पर नहीं सुधर जाएगी। इसके लिए तो खेती में भी नए नए तरीके, छोटी छोटी मशीनें और रासायनिक खाद का प्रयोग करना होगा। तो ये तो खेती के कई तरह के तौर तरीके वे बता रहे हैं जो मुझे भी सही लगते हैं, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी का एक्सपोजर जो है यूरोप, खासकर रशिया में बहुत ज्यादा था, और वहां पर जिस तरह के सामूहिक खेती की वे बात करते हैं वो देख कर आए हैं, और पहले के जो लेख हैं उसमें भी वे इन सब बातों को रखते हैं। तो उसको देखते हुए ये कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता। लगता है कि संभव हो सकता है यदि सरकारों की मंशा हो तो। खेतीहर मजदूरों के लिए यदि वे खेतीहर या किसान बनना चाहते हैं तो उपाय सिर्फ एक ही है। अब से जितना बकाश्त या जिरात की जमीन जमींदारी से निकले और जितनी खेती के लायक पड़ी हुई जमीन यानी कि परती व जंगली प्रांत के किसी जिले में, पलामू, रांची, हजारीबाग आदि में मिले तो उसे खेतीहर मजदूरों के लिए रिजर्व कर दी जाए। मैं समझता हूं वे लोग बड़े भारी गलती करेंगे यदि तत्काल जो कुछ हो सकता है उसे छोड़कर वे किसानों से झगड़ा मोल लेने को जाएंगे, कि मतलब जैसे कि ग्रैबर देकर रफा दफा कर दिया जाए, कुछ ना कुछ दे दिवा के। बिल्कुल ऐसी ही भाषा मुझे समझ में आ रही है। बिहार में खेतीहर मजदूर का जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रवर्तकों में कुछ हरिजनों के नेता भी शामिल हैं। इन भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि खेतीहर मजदूर के नाम से अपना संगठन करके हरिजन भाई लोग, मैं इस शब्द से बहुत घृणा करता हूं लेकिन अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, गलती कर रहे हैं। उनको सीधा शुद्ध अपना एक संगठन रखना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्याएं इतनी विकट हैं कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में फैली हुई हैं। यदि वे खेतीहर मजदूर के नाम पर छूत अछूत सबको जमा करने लगेंगे तो वे हवा हो जाएंगे। तो मतलब खेतीहर मजदूरों में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। पहले सब हक मिल जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को लाना है या नहीं लाना है। कुछ ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है मेरी समझ गलत हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो समझ रही हूं वो हमेशा सही ही हो, लेकिन मोटे तौर पर मुझे तो यही लग रहा है। जहां कहीं कुछ भी परती, बकाश्त, जिरात या जंगल की जमीन मिलेगी वह सभी खेतीहर मजदूरों के लिए यदि दे दी जाए तो नतीजा ये होगा कि छूत जाति वाले, जिनकी पहुंच आसानी से अधिकारियों तक हो सकती है, उन जगहों को ले लेंगे और हरिजन के पल्ले बहुत कम पड़ेगा। छूत जाति के खेतीहर मजदूरों की अवस्था उतनी हीन और अन्यायपूर्ण नहीं है जितनी कि अछूत कहे जाने वाली जातियों की। छूत जाति वाले पान की दुकान खोल सकते हैं, हलवाई भी बन सकते हैं, होटल भी चला सकते हैं और 50 तरह के और काम कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों में भी उनको आसानी है, लेकिन यही बात अछूत कही जाने वाली जातियों के लिए नहीं कही जा सकती। सामाजिक अत्याचार जो अछूत कही जाने वाली जातियों पर हो रहा है उसके कारण उनकी आर्थिक उन्नति के सभी मार्ग बंद हैं। उनकी सारी शक्ति चाहिए तो थी
कि इस ओर लगती, जिससे वे अपने को शिक्षा और आर्थिक उन्नति के दूसरे साधनों को प्राप्त कर अपनी अवस्था को कुछ बेहतर बनाते और साथ ही रास्ते पर पड़ने वाली रुकावटों को दूर करते। ऐसे समय में किसानों के अत्याचारों को लेकर झगड़ा पैदा करने में अपनी ही शक्ति निर्बल होगी। तो बता दूं, जो श्रम की बात कर रहे हैं, दूसरे काम धंधों की बात कर रहे हैं, तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले ये बात कह चुके थे कि ये श्रम का विभाजन ही नहीं बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है। उस वाले टॉपिक में उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से समझाया है और यही बात यहां पर खेतीहर मजदूरों को लेकर भी लागू की जा सकती है। और यहां पर वे फिर दोबारा आक्षेप कर रहे हैं कि इसमें छूत अछूत नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं देखनी चाहिए, उसका वे अपने तरीके से जिक्र कर रहे हैं। खेतीहर मजदूरों को ख्याल रखना चाहिए कि उनकी आर्थिक मुक्ति साम्यवाद ही से हो सकती है और जो क्रांति आज शुरू हुई है वह साम्यवाद पर ही ले जाकर रहेगी। उसके सिवा भले दिनों को दिखलाने वाला कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में आदमी पीछे 6-6, 7-7 कट्ठा खेत पड़ता है। भला वहां इतने से कहां इंसान की जिंदगी बसर की जा सकती है। जरा जरा से 4-4 कट्ठे के खेतों में वैज्ञानिक खेती संभव ही कहां है। हमारी समस्याएं तो तब हल होंगी जब जमींदारी हटा दी जाए, खेतों पर भी किसी व्यक्ति का अधिकार न होकर राष्ट्र का अधिकार हो। गांव के सभी खेतों की मेड़ें हटाकर एक खेत बना दिया जाए और ट्रैक्टर के जरिए खेत जोते जाएं। लोग मिलकर सामूहिक खेती करें और उस खेती में नए आविष्कारों तथा कृषि उपयोगी साधनों को बरता जाए। तो सामूहिक खेती के बारे में हम जो है वो मुर्दैया में पढ़ चुके हैं, जिसके चलते तुलसी राम जी लिखते हैं कि वे ता उम्र जो है मार्क्सवाद के अंधभक्त बने रहे। उन्होंने अंधभक्त शब्द इस्तेमाल किया था। उसकी कई तरीके से इंटरप्रिटेशन मैंने उसी वक्त कर दी थी। यदि आप चाहे तो उस एपिसोड को दोबारा सुन सकते हैं। और वो बताते हैं कि काफी आगे जाके उनको पता चला कि सामूहिक खेती क्या है। तो सामूहिक खेती ही वो अपभ्रंश रूप में सामूहिक खेती थी, लेकिन ये कभी लागू ना हो सका। उन्होंने कहा था कि नेहरू जो है वो इस बात के समर्थक दिखे, लेकिन कभी इस चीज को लागू नहीं करवा सके पूर्ण बहुमत के बावजूद भी। तो ये उनके कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह है। तभी जाकर हम 1 बीघे में जापान की तरह 700-800 रुपए की चीज पैदा कर सकेंगे। और तभी जाकर यदि 1-2 जिले में सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तब भी दूसरे जिले की पैदावार से लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। सूखा और बाढ़ ऐसी चीज नहीं जिससे लोग गृहहीन हो जाएं और अन्न बिना भूखे मरने लगें। बिहार में 3 करोड़ आदमी बसते हैं, इनमें 2 करोड़ तो अवश्य मेहनत का काम कर सकते हैं। इतने हाथ यदि मकान और गांव बसाने के काम के लिए 1 महीने के लिए लग जाएं, तो क्या अपने घरों की ऊंची जगह पर बनाकर नहीं रह सकते? मनुष्य का परिश्रम ही तो सब चीज बनाता है। बाकी साधन तो हमारे प्रदेश में सभी मौजूद हैं और खेती से तो इस गए बीते तरीके से काम करने पर भी उतना अनाज हमारे यहाँ पैदा हो रहा है जिसे बिहार वाले 1 वर्ष से ज्यादा दिन तक खा सकते हैं। एक जगह के लोगों को अनाज बेचने और बाहर निकालने की कठिनाई पड़ रही है, तो दूसरी जगह लोग भूखों मर रहे हैं। हालांकि दूसरी जगह लोग अपने परिश्रम को देने के लिए तैयार हैं। फिर क्या वजह है कि एक जगह के आदमी भूखे मरें? साम्यवादी हमें बतलाएगा कि हमें 2-4 व्यक्ति के घर नहीं रखने हैं, हमें 3.5 करोड़ व्यक्तियों का एक घर बनाना पड़ेगा और फिर सारे हाथों और दिमागों को उस परिवार की जीविका भरण पोषण तथा शिक्षा में सांस्कृतिक उन्नति के लिए लग जाना पड़ेगा। वे ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैदावार इतनी होती है कि इंसान भूखों नहीं मर सकता। यदि कहीं पर बाढ़ आ जाए या अकाल पड़ जाए तो एक राज्य दूसरे राज्य की मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए नियत चाहिए। सरकारों में भी एक जो कोऑर्डिनेशन कहते हैं, तालमेल जिसको बोला जाता है, वह चाहिए। किसान आंदोलन में हमने देखा कि इतने सारे किसान जो हैं वो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आंदोलन में आकर बैठे और उनके भरण पोषण के लिए साल भर जो है वो अनाज की कमी नहीं पड़ी। लेकिन वहीं पर हमने ये भी देखा कि कोरोना काल में किस तरह जो बेचारे मजदूर तबका है, खेती मजदूर जो हैं, वो पैदल चल चल के गए और बड़े किसानों ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब
फसल कटाई का समय आया, बुआई का समय आया, तो वही हजारों रुपए खर्च करके उनको वापस लेने के लिए गए, लेकिन उस वक्त कोरोना काल में उनकी कोई मदद उन्होंने नहीं करी। ये भी हमारे सामने है। किसान आंदोलन को मैं सपोर्ट करती हूं, लेकिन उसमें जो खामियां रही उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। जो नीयत थी उसके ऊपर मैं बात कर रही हूं। क्रांति के मार्ग में हमें लोगों को किसी तरह का रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए, और खेतीहर किसानों को यदि कोई आशा है तो क्रांति के पूर्णतः सफल होने ही में उनको यह ख्याल रखना चाहिए कि जो साम्यवादी आज किसानों को संगठित कर रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों पर डट जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ जमींदारी को हटा देने से काम नहीं चलेगा। अर्थात किसान, खेतीहर, मजदूर सभी उस खेत के मालिक होंगे। सिर्फ खेती से ही तो सारा काम नहीं चल सकेगा। हमें देश में कारखानों और मिलों का प्रसार करना पड़ेगा, और तब कहीं हमारी आर्थिक दरिद्रता दूर होगी। क्रांति को आगे बढ़ने दो, बस यही खेतीहर मजदूरों का ध्येय होना चाहिए। खेतीहर मजदूरों का ध्येय सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि क्रांति को आगे बढ़ने दो, बल्कि यह भी होना चाहिए कि जो छूत अछूत बरती जाती है उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। तब जाके पूर्ण रूप से क्रांति संभव है, या पूर्ण तरीके से क्रांति आ गई है ऐसा कहा जाएगा। तो यहां पर यह लेख समाप्त होता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे रहे इस लेख में जो मुझे खासे उद्वेलित करते रहे, और जिसका हल मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। उन सवालों को हल तो नहीं, मुझे वो उद्वेलित कर रहे हैं और मैं अपने तरीके से उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन बतौर श्रोता आपका भी तो ये फर्ज बनता है कि आप इन सवालों के जवाब ढूंढे। यहां से खड़े होकर अकेले एक व्यक्ति के बस का कुछ नहीं होता। ये मैं पहले भी कह चुकी हूं कि समाज के लिए काम करने का मतलब उसको संगठित करना भी होता है, और उस संगठन में समाज का शामिल होना भी होता है। और समाज का शामिल होने का मतलब सिर्फ मैं पाठन करूं और आप सुनते रहें ये नहीं होता है। मैं जो प्रश्न कर रही हूं, जिनके प्रश्नों के जवाब मैं खोजना चाह रही हूं, उसमें आपका भी सहयोग लाजमी होना चाहिए। और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूं। अंबेडकर नामा के साथ साथ हमें बहुजन विजडम और अंबेडकर नामा ग्लोबल पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि समाज के लिए भी हम तभी काम कर सकते हैं जब प्रचार प्रसार का माध्यम हमारे श्रोता खुद बने। इसी के साथ आज्ञा लेती हूं। धन्यवाद।